नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां आज दस्तक देकर बात होगी साख पर उठते सवालों की। एक श्लोक आज मैंने पढ़ा जिसका अर्थ यह है कि निम्न सोच के लोग सिर्फ धन की इच्छा रखते हैं, मध्यम समझ के लोग धन और सम्मान दोनों चाहते हैं, ऊंचे बड़े लोगों के लिए सम्मान ही मायने रखता है। सम्मान यानी साख यानी विश्वास, भरोसा। वही साख राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा की रीढ़ माने जाने वाली जांच एजेंसियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन वो साख सवालों में है। कहानी से पहले आइए याद करते हैं साल 2013। कोयला घोटाले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई पिंजरे में बंद वो तोता बन गई है जो अपने मालिक की बोली बोलता है। अब साल 2021 है। सीबीआई नहीं बल्कि ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तक जैसी बड़ी बड़ी जांच एजेंसियों पर विश्वास छोटा ना हो, इसलिए जरूरी है कि आज दस्तक दी जाए। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। उनके अगेंस्ट यस डेफिनेटली एक पूरी यंत्रणा काम कर रही है। अगर उस मछली को पकड़ा जाए, उसकी जांच हो तो तालाब पाक हो जाएगा। समीर जी सिर्फ कलाकारों को नहीं पकड़ते हैं, और अगर वो 100% में से 3% या 2% कलाकार होंगे। कम से कम एनसीबी ने अपनी साख को कायम रखने के लिए एक जांच बिठाने का काम किया है। इस वक्त मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी नशे के जाल से देश को बचाने वाली एजेंसी वो तालाब बन गई जिसके पानी की स्वच्छता पर सवाल उठ रहे हैं। स्वच्छता यानी साख पर सवाल की अभी ये कहानी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद आई, और सवाल की वजह ये कि आर्यन खान पर जब आरोप लगे कि वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं और आर्यन को दोस्त के पास ड्रग्स होने की जानकारी थी, लेकिन पकड़ने और जांच करने वाले एनसीबी के समीर वानखेड़े पर लगे आरोप क्या उससे भी बड़े नहीं हैं? मसलन आरोप है कि आर्यन के बदले 25 करोड़ रुपए वसूलने की तैयारी थी। आरोप कोरे कागज पर गवाहों से दस्तखत कराने के, फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी पाने के, आरोप राजनीतिक इशारे पर कार्रवाई करने के, आरोप झूठे मामलों में फंसाने के लिए खास टीम बनाकर रखने का, आरोप करीबी वकील के जरिए पैसों की उगाही होने का और पैसों के लिए बॉलीवुड कलाकारों को ड्रग्स में फंसाने का। इस तस्वीर को देखकर सोचिए आरोप किस पर गंभीर है, किस पर ज्यादा, और साख पर किसके ज्यादा सवाल है। क्योंकि असली मुद्दा है जांच एजेंसी की निष्पक्षता, जिस पर शरद पवार की पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक अब एनसीबी के ही अज्ञात अफसर की चिट्ठी के हवाले से सवाल उठाते हैं। चिट्ठी के सहारे ही ड्रग्स के झूठे केस में लोगों को फंसाने वाला संगठित गिरोह चलाने का आरोप एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर लगाते हैं। 26 मामले हैं, अलग अलग केसेस हैं, जिसमें किस तरह से एक निगरों को फंसाया गया है, किस तरह से किसको फंसाया गया है, फिल्म वाले मामले को भी चीज़ें उसमें रखी गई है। हमें लगता है ये सारा पत्र आप पढ़ लेंगे तो 26 मामलों का उसमें जो केसेस है उसका जिक्र है, जो पत्र में लिखा गया है। हम चाहते हैं कि विजिलेंस के जरिए जो जांच हो रही है उस जांच का हिस्सा ये पत्र भी बने। ऐसे खत कोई भी लिख सकता है, कोई भी घर पे बैठ के लिख सकता है ऐसे खत। अगर उस खत पे किसी का नाम नहीं है और अगर उसमें कोई भी किसी का क्लेम नहीं है, किसी इंसान का जिसने वो खत लिखा है, सामने आए और बेधड़क तरीके से कंप्लेंट करे, और फिर चाहिए तो इसकी जांच हो। एनसीबी के अज्ञात अफसर के हवाले से आई नवाब मलिक के नाम की चिट्ठी में हालांकि एक केस खुद उनके दामाद का भी है, लेकिन एजेंसी की साख पर उठते सवालों के कारण एनसीबी को एक्शन लेने की बात कहनी पड़ती है। इसकी लिस्ट सामने आई है, कहा जा रहा है एनसीबी ऑफिसर द्वारा नवाब मलिक को लिस्ट भेजी गई 26 केसेस की, जिसमें कई एलिगेशन है। हाँ, एक पेपर मेरे पास भी व्हाट्सएप पे आया है जिसमें तमाम बातें लिखी हुई है। वी विल टेक दिस रिएक्शन। एनसीबी अगर ड्रग्स के झूठे केस में फंसाने के आरोपों के कटघरे में खड़ी है तो सीबीआई पर सत्ता विरोधी दलों को टारगेट करने का आरोप पहले से लगता आया है। नतीजा यह है कि देश के 8 राज्यों में केंद्र की सबसे बड़ी जांच एजेंसी बिना राज्य सरकार की इजाजत किसी तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती,
जबकि ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को खुद बीजेपी के ही नेता कटघरे में डाल दे रहे हैं। सबूत महाराष्ट्र के सांगली से आए इस वीडियो में, जिसमें बीजेपी के सांसद संजय पाटिल दिखते हैं, जो एक मॉल के उद्घाटन समारोह में मौजूद हैं। हाथ में माइक लेकर सार्वजनिक तौर पर कहते सुनाई पड़ते हैं कि ईडी इनका कुछ नहीं करेगी क्योंकि ये सत्ताधारी पार्टी के सांसद हैं। नाही वैभव दादा ईडी मागायलाच नाही, मी खासदार आहे भाजपचा, पण मी भाजपचा खासदार आहे, त्यामुळे काही ईडीकडे एवढे येणार नाही इकडे। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी जिसके ऊपर भारत में भ्रष्टाचार को रोकने की जिम्मेदारी है। ईडी यानी वो एजेंसी जो फर्जी तरीके से पैसों की हेरफेर, काले पैसे को सफेद करने वालों और विदेश से पैसों के लेन देन में खेल करने वालों की जांच करती है, रोकती है, पकड़ती है। ऐसी केंद्रीय एजेंसी के बारे में बीजेपी के सांसद संजय पाटिल सार्वजनिक रूप से ये क्यों कहते हैं कि उन्हें डर नहीं, क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी के सांसद है। नाही वैभव दादा ईडी मागायलाच नाही, मी खासदार आहे भाजपचा, पण मी भाजपचा खासदार आहे, त्यामुळे काही ईडीकडे एवढे येणार नाही इकडे। तुम्ही बघा, आम्ही गाड्या वापरताना लोकांच्या पुढे दिसलं पाहिजे की आमच्याकडे भरपूर आहे, पण आम्ही गाडी वापरताना बँकेचं कर्ज काढून 40 लाख रुपयाची गाडी घेणार। वैभव दादा मी वस्तुस्थिती मांडतोय आणि रेकॉर्डिंग झालं तरी अडचण नाही, मी सांगतोय। संजय पाटिल को भरोसा है कि उनके बीजेपी से होने के कारण ईडी नहीं आएगी और विरोधियों में शरद पवार हो, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव समेत कई दलों के प्रमुख नेता, ये सभी सीबीआई ईडी के सहारे विरोधियों को टारगेट करने का आरोप सरकार पर लगाते हैं। हकीकत तो सामने नहीं आती, लेकिन साख जनता के बीच जांच एजेंसियों की घट जाती है। घटेगी ही जब महाराष्ट्र में ही बीजेपी में आने के बाद हर्षवर्धन पाटिल जैसे नेता ये कहते पाए जाएं कि बीजेपी में जाओ तो जांच एजेंसियों से मुक्ति का फॉर्मूला खुद जान जाओ। झोप लागते, काय नाही चौकशी नाही, चौकशी नाही, काय नाही चौकशी। ते बसल्या बसल्या मला म्हणले का गेला, मला विचारण्यापेक्षा आपल्या नेत्याला विचारा हर्षवर्धन पाटील का गेला, तेवढं सोडून बोला म्हणले। म्हणलं तेवढं सोडून तुम्ही मला विचारू नका म्हणले। काय नाही, मस्त आहे बघा, निवांत आहे, शांत झोप लागते, काय नाही चौकशी नाही, चौकशी नाही, काय नाही चौकशी। जांच के पैमाने पर पहले से ही देश की एजेंसियां कमजोर पर सख्त और मजबूत पर नर्म पड़ने के आरोपों के कटघरे में खड़ी आई हैं। सुप्रीम कोर्ट में ही दी गई जानकारी के मुताबिक देश के 122 सांसद विधायक पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। 121 सांसद विधायक सीबीआई जांच के घेरे में है। देश के 51 सांसद, पूर्व सांसद ईडी के सामने आरोपी हैं। लेकिन इन सब के मामले वर्षों से चले आ रहे हैं। एजेंसियों की कार्यप्रणाली लुंज पुंज है। ऐसी स्थिति में अगर देश की जांच एजेंसी या जांच एजेंसी के अफसर पर सवाल उठते हैं तो जरूरी है कि जांच करके जवाब जल्द इनका दिया जाए, क्योंकि जवाबों में देरी से जनता के मन में उन एजेंसियों की निष्पक्षता को लेकर संशय पैदा होता है, जिससे संस्थाओं पर घटता भरोसा लोकतांत्रिक देश के लिए शुभ नहीं। मुंबई से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। साख के सवाल के नाम पर क्या सेंसरशिप का ठेका कुछ लोग राजनीति में लेकर बैठ जाएंगे? विज्ञापन में क्या जाएगा, फिल्म में क्या दिखेगा, वेब सीरीज में क्या लिखा जाएगा, यह तय करने के लिए कानून से बनी एजेंसियां हैं। फिर धर्म का हमला बताकर क्यों खुद ये सेंसर बोर्ड नेता बनने लगते हैं? क्या धर्म के नाम पर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा होता है? धर्म के सम्मान की चिंता दिखाने वाले कैसे असली धर्म निभाना भूल जाते हैं? रिपोर्ट में हमारी देखिए। अगर आप सहमत हैं तो दस्तक दीजिए। मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सूडान से भी बदतर पता चली है, लेकिन मध्य प्रदेश के मंत्री को चिंता शिशु मृत्यु दर से ज्यादा धर्म की है। आज वो इन लेस्बियन को करवा चौथ का व्रत तोड़ते हुए छलनी में देखते हुए बता रहे, कल को लड़का लड़की दोनों लड़के ही फेरे लेते दिखा देंगे, शादी करते हुए दिखा देंगे। ये आपत्ति है। देश की शिशु मृत्यु दर से 1.5 गुना ज्यादा बच्चे मध्य प्रदेश में दम तोड़ दे रहे हैं, लेकिन जिन्हें बच्चों के पोषण की चिंता करनी चाहिए वो सांसद जी फिल्मों की स्क्रिप्ट पढ़ने का डिपार्टमेंट बनाना चाहती हैं। अब हमें एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। भारत भक्ति अखाड़ा ये डिपार्टमेंट बनाएगा। कोई भी पिक्चर रिलीज होने के पहले वहाँ देखी जाएगी। मध्य प्रदेश के कई जिलों में किसान
खाद पाने के लिए रात रात भर लाइन लगाकर खड़े हैं, लेकिन किसान की फिक्र मानो कम है। मध्य प्रदेश के मंत्री को चिंता धर्म की रक्षा के लिए है। क्यों आश्रम नाम क्यों? और किसी दूसरे का रख के दिखाओ, समझ में आएगा। फिर ऐसा काम न करो जिससे दिक्कत हो। हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू समाज का अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेंगे। हिंदू समाज का अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेंगे। समाज का दस्तक देकर पूछिएगा आप, खिलवाड़ किससे ज्यादा बड़ा हो रहा है? धर्म से हो रहा है, धर्म के नाम पर ठेकेदारी से हो रहा है, या धर्म के नाम पर होती राजनीति में मध्य प्रदेश के बच्चों से हो रहा है? इस बच्चे की तस्वीर देख लीजिए, शरीर नहीं हड्डियों का ढांचा है। ये तस्वीर ही हम आपको दिखा सकते हैं, वीडियो नहीं। कुपोषण की हालत ये कि बच्चा बचा नहीं। सरकारी आंकड़ा चीखता है, कहता है कि मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सूडान से ज्यादा है। देश का बल बजरंग दल, देश का बल बजरंग दल, देश का बल बजरंग दल। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खुद को देश का दल बजरंग दल बताकर कार्यकर्ता वेब सीरीज आश्रम की शूटिंग रोकते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, निर्माता प्रकाश झा पर स्याही फेंकते हैं। कानून व्यवस्था के इस मुद्दे पर प्रदेश के गृह मंत्री का स्टैंड अलग है। एक प्रदेश के गृह मंत्री को लगता है आश्रम नाम से एक धर्म की आस्था आहत होती है तो दूसरे धर्म का नाम रखा जाए। आपत्ति तो नाम पर ही है। आप जिस तरह की आपकी स्टोरी है तो उसमें आश्रम नाम क्यों रखा आपने? कोई और नाम दूसरे धर्म का रख के दिखाते। ये जानबूझ के सॉफ्ट टारगेट हिंदू धर्म को मान लेते हैं और हिंदू धर्म के ऊपर ही लगातार प्रहार कर रहे हैं। किसी भी धर्म की भावना को आहत करने वाला कोई दृश्य है तो पहले आप जिलाधिकारी से अनुमति लो, उसके बाद करो। सरकार ने साफ कर दिया है कि आगे से फिल्म की इजाजत शूटिंग की तभी मिलेगी जब उसकी स्क्रिप्ट स्थानीय प्रशासन को दिखाई जाएगी और यदि उसमें धार्मिक भावनाएं किसी की नहीं भड़कती हैं, कोई आहत नहीं होता है, तभी उस फिल्म की शूटिंग की इजाजत निर्देशकों को दी जाएगी। कोई भी धार्मिक भावना आहत करेगा तो फैसला करने के लिए देश में सेंसर बोर्ड है, लेकिन अपनी अपनी सेंसरशिप लगाने की क्या राजनेताओं में होड़ है? जो एमपी की राजधानी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर अपने भारत भक्ति अखाड़े को ही सेंसर बोर्ड अब बना देना चाहती हैं। हमें एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, भारत भक्ति अखाड़ा ये डिपार्टमेंट बनाएगा। कोई भी पिक्चर रिलीज होने के पहले वहां देखी जाएगी, उनको वो एक पूरा कानूनी विधानमंडल बिठाया जाएगा और वो पहले देखेगा और अगर वो उचित है उसकी स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, पहले ही पिक्चर बनने ही नहीं देंगे अगर ऐसा है, और नहीं तो सेंसर बोर्ड में ऐसे लोगों के खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगी। सवाल और बवाल धर्म को हमला और धर्म को खतरे में दिखाकर सिर्फ वेब सीरीज पर नहीं है। कपड़ों के ब्रांड के विज्ञापन में आलिया भट्ट ने कन्यादान की जगह कन्यामान कहा तो इसे धर्म पर हमला बताया जाने लगा। टायर के विज्ञापन में आमिर खान ने सड़क पर पटाखा न फोड़ने की बात कही तो बीजेपी सांसद ने हिंदुओं में असंतोष बताया। कपड़ों के एक ब्रांड को अपना कैंपेन ही वापस लेना पड़ा जब दिवाली को जश्न रिवाज बताते हुए दिखाने पर हिंदू त्योहार में मुस्लिम विचारधारा जोड़ने का आरोप लगाया जाने लगा। अब नई सेंसरशिप सोशल मीडिया और सियासत की आई है डाबर के इस विज्ञापन को लेकर, जिसमें दो महिलाओं को आपस में करवा चौथ का त्योहार मनाते दिखाया गया। बहुत गंभीर विषय मैं मानता हूँ, इसलिए भी मानता हूँ मैं कि ये हिंदू धर्म के धार्मिक त्योहारों को लेकर ही इस तरह की क्लिपिंग विज्ञापन क्यों जारी किए जाते हैं। आज वो इन लेस्बियन को करवा चौथ का व्रत तोड़ते हुए छलनी में देखते हुए बता रहे हैं, कल को लड़का लड़की दोनों लड़के ही फेरे लेते दिखा देंगे, शादी करते हुए दिखा देंगे। ये आपत्ति है। ऐसी ही आपत्तियों के बाद डाबर ने माफी मांगते हुए अपना विज्ञापन वापस ले लिया। किसी के भी धर्म धार्मिक भावना को आहत करने वाला कैंपेन, फिल्म, सीरीज, विज्ञापन कोई नहीं देश में चला सकता, बना सकता। लेकिन सवाल है कि ये तय कौन करेगा? सरकार द्वारा निर्धारित एजेंसियां या फिर कुछ संगठन, कोई सांसद या फिर कुछ लोग? चिंता सबको अपने धर्म की इतनी ही है तो फिर सूडान से ज्यादा शिशु मृत्यु दर और कुपोषण से मरते बच्चों का भी धर्म जाकर देखा जाए। देखें खेत के लिए खाद पाने को लाइन में लगे हुए किसान के धर्म को भी। असली सॉफ्ट टारगेट तो ये लोग हैं जिनके लिए किसी राजनेता का धर्म आहत ही नहीं होता। बंद करो, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद
रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। हिंदू समाज का अपमान सब कुछ धर्म के नाम पर ही सोचने की लत लग जाने से असली मुद्दों पर सोचना बंद कर देते हैं कुछ लोग। जी हां, कुछ लोग जैसे T20 वर्ल्ड कप में रविवार को पाकिस्तान के हाथों भारत के हार हुई तो कुछ लोगों को सिर्फ इस बात का गुस्सा था कि पाकिस्तान से हम हार गए। कुछ लोग इसे धर्म की दृष्टि से देखने लगे। देखिए कैसे गुस्सा जताने वाले बहुत से लोगों से सवाल है। पहला सवाल, साख की इतनी ही चिंता है तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान से भारत के पीछे होने पर गुस्सा हमें क्यों नहीं आता? देखिए। दूसरा सवाल, देश की साख की अगर हमें चिंता है तो फिर यही चिंता तब भी हम क्यों नहीं करते जब प्रति व्यक्ति आय के पैमाने पर हमारा देश बांग्लादेश से भी पीछे हो जाता है। दस्तक देता हुआ हमारा तीसरा प्रश्न यह है कि चिंता इस बात की क्यों हमें नहीं होती कि भ्रष्टाचार के सूचकांक में हमारा देश भारत भूटान से भी नीचे है। और चौथा सवाल हमारा यह है कि सस्ता पेट्रोल देने में श्रीलंका, पाकिस्तान भी हमारे देश भारत से आगे हैं। क्यों नहीं इस बात की हमें चिंता होती? मतलब यह हुआ, ये सारे प्रश्न आपके सामने हैं। आप प्लीज सोचिए। सिर्फ एक चश्मे से अगर हम सोचेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा। आपको हमें निरर्थक मुद्दों में उलझाकर राजनीति करने वाले अपना उल्लू सीधा करते हैं। कैसे? आगे हम आपको बताते हैं। लेकिन झारखंड की एक खबर आप प्लीज ध्यान से देखिएगा। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां बेरोजगारों को राज्य सरकार दिन के 14 रुपए भत्ता देती है और इसी झारखंड राज्य में अब मंत्रियों के लिए 70 करोड़ रुपए के बंगले तैयार होने जा रहे हैं। आम आदमी से ज्यादा अपनी साख की चिंता यहां पर मंत्रियों को है। जनता के लिए जेब में नहीं है दाने और मंत्रियों के लिए चले हैं करोड़ों के बंगले बनाने। दस्तक दीजिए आप। 7 महीनों से हम काम कर रहे हैं, मानदेय नहीं मिला है। काम करेंगे। 7 महीने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वेतन नहीं मिला। काम करेंगे। का बकाया मानदेय देना होगा। लेकिन झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अपने 11 मंत्रियों के लिए 11 नए आलीशान बंगले बनाने की तैयारी कर चुकी है। झारखंड के बेरोजगारों को भत्ते के नाम पर महीने का 416 रुपए 66 पैसे देने की योजना सरकार लाती है और गरीबों की हितैषी दिखती सरकार 11 मंत्रियों के लिए नए आलीशान बंगले पर 70 करोड़ रुपए खर्च करने जाती है। अब इसे किसके साथ मजाक कहेंगे? बेरोजगारों के साथ, नौकरी के लिए तरसते नौजवानों के साथ या टैक्स देकर सुविधाओं का इंतजार करती जनता के साथ? जिस झारखंड की 46% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीती है, वहाँ की सरकार के 11 कैबिनेट मंत्रियों के लिए 69 करोड़ 90 लाख 94 हजार रुपए, राउंड फिगर में 70 करोड़ रुपए के बंगलों का निर्माण होने जा रहा है। सबसे पहले देखिए कहां पर। स्मार्ट सिटी क्षेत्र में 10 एकड़ की उस जमीन तक आज तक संवाददाता सत्यजीत कुमार पहुंचे हैं, जहां जनता को अंगूठा दिखाकर मंत्रियों के करोड़ों के बंगले बनेंगे। झारखंड के तमाम 11 कैबिनेट मंत्री अब आलीशान बंगलों में रहेंगे। उनके लिए 11 बंगलो जो है वो इस स्मार्ट सिटी में बनाया जाएगा। 1 नंबर प्लॉट जो है वहां पे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस उनका आलीशान बंगला बनेगा। बंगले में हर तरह की अत्याधुनिक सुविधा होगी और इसके लिए कैबिनेट ने लगभग 70 करोड़ रुपया अप्रूवल भी दिया है, उसको सैंक्शन भी कर दिया है। झारखंड की हकीकत यह है कि यहाँ रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या 7,32,000 से ज्यादा है और सरकारी विभागों में 3,29,000 पद खाली है। लेकिन नौजवानों की नौकरी पर संसाधनों को लगाने की जगह पर 16,321 वर्ग फीट प्रति बंगला मंत्रियों के लिए तैयार होगा। 10 एकड़ में उन मंत्रियों के बंगले तैयार होंगे जो पहले से ठीक ठाक हालत के बंगलों में रहते हैं। जनता इंतजार करती है कि उसके लिए योजनाओं का पैसा कब पूरा आएगा और सियासत एक दूसरे पर कीचड़ उछालती है। नया बंगला बनाने की जरूरत क्या है? कहने का तात्पर्य कि एक तरफ वित्त मंत्री रोना रोते हैं वित्त की कमी का, खजाना खाली का, और दूसरी तरफ उलूल जलूल चीजों पर ये पैसे खर्च करते हैं। उनके जैसा नहीं कि पैंडेमिक पीरियड में 4.5 लाख से ज्यादा लोग मर रहे हों और 20,000 करोड़ का है ना वो पार्लियामेंट बना रहे हो दिल्ली में, उनके ऐसा नहीं कर रहे हैं। अब कहाँ काम शुरू किए हैं?
हम तो योजना बना रहे हैं, योजना पास किए हैं कि ये करेंगे, खाना बनाएंगे यहाँ पर। जिस राज्य के बेरोजगारों को नौकरी देने की जगह 14.5 रुपए रोज का बेरोजगारी भत्ता सरकार बांटे और अपने मंत्रियों के लिए प्रति मंत्री 7 करोड़ का बंगला बनवाए, वह जरूरी है कि आप दस्तक दीजिए। आम आदमी टैक्स मंत्रियों के बंगले के लिए नहीं बल्कि जनहित की योजनाओं के लिए भरता है। सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक। आंगनबाड़ी कर्मचारी से जो टकराएगा। वानखेड़े पर बखेड़ा। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और दस्तक के अगले हिस्से में पूरी कहानी आपको दिखाएंगे। देखते रहिए। स्वागत एक बार फिर से आपका। आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। क्रूज ड्रग्स मामले की जांच करते करते समीर वानखेड़े खुद जांच के घेरे में आ गए हैं। उन पर संगीन आरोप लगने के बाद एनसीबी ने अब जांच बैठा दी है समीर वानखेड़े के विरुद्ध ही। मुंबई, इस बीच समीर वानखेड़े दिल्ली से मुंबई पहुंच चुके हैं। कल उनकी एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की अपनी विजिलेंस के सामने पेशी होनी है। समीर वानखेड़े से जो टीम पूछताछ करेगी वो कल दिल्ली से सुबह 9 बजे मुंबई के लिए रवाना होगी। उस टीम की अगुवाई एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर करेंगे। वानखेड़े पर आरोप लगाने वाले शख्स प्रभाकर साइल को कल एनसीबी ने बुलाया है, यानी कि साइल भी आएगा और समीर वानखेड़े से भी पूछताछ होगी। ये वही प्रभाकर साइल है जो गोसावी का ड्राइवर है और जिसने कहा था कि 25 करोड़ रुपए में आर्यन को छोड़ने की डील हो रही थी और उसमें से 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को दिए जाने थे। तो समीर वानखेड़े को एनसीबी ने दिल्ली बुलाया। एनसीबी वरिष्ठ अधिकारियों के सामने उनकी पेशी हुई। मीडिया के सवालों का समीर वानखेड़े ने ना तो आते वक्त जवाब दिया ना जाते वक्त जवाब दिया। जब वो दिल्ली एनसीबी के ऑफिस से निकले, हेडक्वार्टर्स से निकले, तो मीडिया ने उनसे विभिन्न सवाल पूछे। कहा कि कुछ तो कहिए, कुछ तो जवाब दीजिए, कुछ तो बताइए, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। बिना कुछ बोले समीर वानखेड़े मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं और कल डीडीजी ज्ञानेश्वर की अगुवाई में समीर वानखेड़े से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो विजिलेंस की टीम करेगी पूछताछ। तो मुंबई ड्रग्स केस की जांच से चर्चा में आए एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े अब काफी मुश्किल में हैं और उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब समीर वानखेड़े के विरुद्ध विजिलेंस की जांच डिपार्टमेंटल शुरू हो गई है। उनका डिपार्टमेंट ही जांच कर रहा है। समीर वानखेड़े अपने पद पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। तो प्रश्न ये भी है कि समीर वानखेड़े का सच क्या है? क्या सच ये है कि समीर वानखेड़े ने आर्यन खान को लेकर 25 करोड़ रुपए की डील करने का प्रयास किया, कोशिश की, जैसा कि उन पर आरोप लगाया जा रहा है, या फिर बड़ी और रसूखदार हस्तियों पर कार्रवाई के कारण समीर वानखेड़े को परेशान किया जा रहा है? हमें तो पूरा यकीन है कि सारी उगाई मालदीव और दुबई में हुई है। ये जो शब्द है खंडनी, एक्सटॉर्शन, ये बहुत ही घटिया शब्द है। सच्चाई को कोई चीज़ की आँच नहीं। देख लीजिए मैं कहाँ पर हूँ, एयरपोर्ट से डेटा ले लीजिए कहाँ पर हूँ मैं। ये बहुत ही घिनौनी शब्द इस्तेमाल किए गए थे। मुझे नहीं लगता है कि कोई छोटे बच्चों के साथ में जाके एक्सटॉर्शन जैसी घटिया चीज या घटिया क्राइम कोई भी करेगा। एवरीथिंग लीगल, मैंने कुछ गलत नहीं किया। धन्यवाद। देश में न जाने कितने IRS अफसर हैं, मगर चर्चा में सिर्फ 42 साल का ये अफसर है। नाम है समीर वानखेड़े। अक्सर आसमानी रंग की शर्ट में दिखने वाले समीर वानखेड़े वही अफसर हैं जिन्होंने आर्यन खान ड्रग्स केस का खुलासा किया। लेकिन इसके फौरन बाद से वो महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के निशाने पर हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो फर्जीवाड़ा करके सरकारी नौकरी में जगह हासिल करता है, मेरा कोई मोरल डाउन नहीं होगा। ये मेरा मोरल और स्ट्रांग होगा। मैं और अच्छे से काम करूंगा। सवाल ये है कि अपनी कार्रवाइयों से बॉलीवुड में खलबली मचाने वाले समीर वानखेड़े हीरो है या फिर खलनायक?
क्या नवाब मलिक के दामाद को ड्रग्स केस में गिरफ्तार करने की वजह से ही समीर वानखेड़े को जानबूझकर विवादों में घसीटा जा रहा है? दामाद को पकड़ा था, एक जलन सी थी जो निकल गई। 8 महीने के बाद तकलीफ हुई होगी दामाद को जेल में, समझती हूँ मैं इस बात को। आप इतने बड़े पद पर है, पद के बाद भी आपकी सुनी नहीं गई, आपके दामाद को अरेस्ट कर दिया गया, तो बहुत तकलीफ होती है। मैं उसकी तकलीफ को समझती हूँ। ये रिवेंज का चक्कर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये रिवेंज से ज्यादा कुछ ज्यादा है। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी है? क्योंकि क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार करने वाले वानखेड़े अब खुद सवालों के घेरे में है। इस केस में एक गवाह ने उन पर 8 करोड़ रुपए उगाही करने का आरोप लगाया है। तो सवाल यह है कि जो समीर वानखेड़े एनसीबी के तेज तर्रार अफसर के तौर पर जाने जाते हों, उनका सच क्या है? उगाही के उन पर लगने वाले आरोपों में कितना दम है? समीर वानखेड़े से जुड़े इन तमाम विवादों को समझने के लिए आपको पहले इस अफसर के बारे में जानना होगा। ये समझना होगा कि समीर वानखेड़े आखिर हैं कौन, जिनके समर्थन में उनका पूरा परिवार चट्टान की तरह खड़ा हो गया है। रोज ट्वीट करना बंद कर दो, अब 4G पेपर्स रखना डालना बंद कर दीजिए, लोगों की कास्ट पूछना बंद कर दीजिए। एक 75 इयर्स ओल्ड के सर्विसमैन को जो एक सिक्योरिटी के थ्रू, सिस्टम के थ्रू गया है, उसको पूछना बंद कर दीजिए कि आपकी कास्ट क्या है। उनके पूरे गांव का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, पूरे उनके वानखेड़े परिवार का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, और जो डैडी ने भी दिखाए थे कल और प्रूव भी किया है कि उनकी कास्ट ओरिजिनल है। और एक इंसान सर्टिफिकेट बना सकता है ना, पूरा गाँव थोड़ी ना बना लेगा सर्टिफिकेट। उसका बदनाम करने का 2-3 रीजन हो सकते हैं। नंबर 1, उसके जवाई को अरेस्ट किया। नंबर 2, हो सकता है उसके ड्रग माफिया से संबंध हो सकता है उसका कोई भी ऐसा उसने सुपारी लिया हो कि वो बॉलीवुड से, हॉलीवुड से, किधर से, कि भाई तुम्हारी इसमें खड़ा रहता हूं तो मेरे को कुछ भी हो सकता है। वो आदमी कोई भी लेवल तक गिर सकता है। मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले समीर वानखेड़े IRS यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस के 2008 बैच के ऑफिसर हैं। उनके पिता ज्ञानदेव वानखेड़े भी पुलिस अधिकारी रह चुके हैं। समीर वानखेड़े की छवि एक तेज तर्रार अफसर की रही है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जिस तरह से उन्होंने बॉलीवुड एक्टर्स के ड्रग्स कनेक्शन खोजे और कार्रवाई की, उसके बाद समीर वानखेड़े परिचय के मोहताज नहीं रहे। वानखेड़े ने अपनी कार्रवाइयों से बॉलीवुड में खलबली मचा दी। उनकी जांच की वजह से रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह, अर्जुन रामपाल और श्रद्धा कपूर जैसे बड़े बड़े सितारों को एनसीबी दफ्तर के चक्कर काटने पड़े। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान को भी वानखेड़े ने ड्रग्स से जुड़े एक केस में गिरफ्तार किया, जिसके बाद नवाब मलिक वानखेड़े पर प्रचार और शोहरत के लिए जानबूझकर बड़ी हस्तियों को टारगेट करने का आरोप लगाते रहे हैं। सुशांत सिंह की आत्महत्या के बाद एक विशेष अधिकारी को इस डिपार्टमेंट में लाया गया। आत्महत्या की जांच सीबीआई को दी गई। आत्महत्या या हत्या इसकी गुत्थी नहीं सुलझी, लेकिन पूरा खेल एनसीबी का फिल्म इंडस्ट्री में शुरू हो गया। रिया चक्रवर्ती को फंसाया गया फर्जी तरीके से। दर्जनों भर फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियों की परेड कराई गई। कुछ लोगों को मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया गया। आप ये नेशन को एक गलत मैसेज दे रहे हो कि आगे से आके कोई एक भी आदमी कोई ऑनेस्ट काम ना करे। एनसीबी में आने से पहले भी समीर वानखेड़े बॉलीवुड के कई दिग्गजों के खिलाफ कार्रवाई कर सुर्खियां बटोर चुके हैं। साल 2010 में समीर वानखेड़े का ट्रांसफर महाराष्ट्र सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में हुआ। सिर्फ 2 सालों में ही वानखेड़े ने 2500 लोगों पर टैक्स चोरी के मामले में कार्रवाई की और 87 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा किए। 14 जुलाई 2011 को मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारी के रूप में समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को रोक लिया। शाहरुख खान यूरोप से छुट्टियां मनाकर लौटे थे और उनके साथ बड़ी तादाद में बैग्स थे। पूछताछ के बाद समीर वानखेड़े ने ज्यादा बैगेज के लिए 1.5 लाख रुपए का जुर्माना ठोका। इसी तरह साल 2011 में समीर वानखेड़े ने सोने से बने क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को कस्टम ड्यूटी वसूलने के बाद ही एयरपोर्ट से जाने दिया। साल 2013 में समीर वानखेड़े ने बतौर कस्टम अधिकारी मशहूर सिंगर मीका सिंह को तय मात्रा से ज्यादा फॉरेन करेंसी के साथ पकड़ा था। समीर वानखेड़े के इसी प्रदर्शन को देखते हुए उनका प्रमोशन हुआ। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम के तौर पर मुंबई, आंध्र प्रदेश और दिल्ली में काम किया। एनआईए में बतौर एडिशनल एसपी के तौर पर उनकी तैनाती हुई, जहां उन्होंने आतंकवाद से जुड़े कई हाई प्रोफाइल केस को हैंडल किया। उन्हें एक्सीलेंस इन सर्विस का मेडल भी मिला। तो समीर वानखेड़े जहां भी रहे
उनके विभाग से उन्हें खूब सराहना मिली। इसके बाद वो अपने गृह राज्य लौट आए। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस में ज्वाइंट डायरेक्टर की जिम्मेदारी मिली। ये साल था 2017। समीर वानखेड़े के नेतृत्व में सबसे बड़े सोने की तस्करी के एक हाई प्रोफाइल मामले का पर्दाफाश किया गया। लेकिन समीर वानखेड़े के करियर में सबसे बड़ा मोड़ 2020 में आया, जब उनकी एंट्री एनसीबी में हुई और अगस्त 2020 में उन्हें सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस सौंपा गया। इस केस में उन्होंने करीब 33 लोगों से पूछताछ की, उन्हें अरेस्ट किया, मुंबई से लेकर गोवा तक रेड कर डाली और बॉलीवुड में खलबली मचा दी। इसी के बाद वानखेड़े पर प्रचार के लिए बॉलीवुड को निशाना बनाने के आरोप लगने लगे, क्योंकि एनसीबी ने क्रूज पर 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम एमडीएमए, 21 ग्राम चरस और एमडीएमए की 22 गोलियां मिलने का दावा किया। लेकिन आर्यन खान के पास से कोई ड्रग बरामद नहीं हुआ, जिसके बाद आरोप लगा कि वो बॉलीवुड को जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं। तो सवाल वही है, आखिर समीर वानखेड़े का सच क्या है? आपने देखा कि कैसे समीर वानखेड़े बहुत तेजी से आगे बढ़े, हाई प्रोफाइल केसेस से जुड़े रहे और ऐसा लगता है कि बड़े और रसूखदार लोगों पर कार्रवाई करने से समीर वानखेड़े बिल्कुल नहीं डरे। लेकिन महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ये सब नहीं मानते। उनका सीधे सीधे आरोप है कि समीर वानखेड़े ये सब बॉलीवुड से उगाही के लिए करते हैं। आज भी मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर एक नया आरोप लगा दिया। समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक 6 अक्टूबर से आरोपों की बौछार कर रहे हैं। वानखेड़े पर नवाब मलिक ने ताजा इल्जाम एक चिट्ठी के जरिए लगाया है। नवाब मलिक का दावा है कि इस चिट्ठी को एनसीबी के एक अधिकारी ने उन्हें भेजा है, जिसमें वानखेड़े पर 1-2 नहीं बल्कि 26 आरोप लगाए गए हैं। देखिए, ऐसा है कि जो चीजें लिखी गई उसमें कुछ घटनाक्रम ऐसी है कि शहर के बहुत सारे लोग 6 तारीख के बाद मुझे आकर मिल रहे हैं। जो अलग अलग चीज़ लोग आके बता रहे हैं, जिन लोगों का इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से प्रभाकर साली ने कहा कि मुझसे 8 से 10 कागजों पे ब्लैंक सिग्नेचर किए गए। एक और गवाह इसी तरह का मेरे पास आया था, वो डरा हुआ था। उसने कहा कि 50 कागजों पे मुझसे ब्लैंक सिग्नेचर लिए गए। वो एक जिक्र कर रहा था जो नाइजीरियन को फंसाया गया, उसी की खबर पे नाइजीरियन वाला मामला बना था। तो ऐसे खत कोई भी लिख सकता है, कोई भी घर पे बैठ के लिख सकता है ऐसे खत। अगर उस खत पे किसी का नाम नहीं है और अगर उसमें कोई भी किसी का क्लेम नहीं है, किसी इंसान का जिसने वो खत लिखा है, सामने आए और बेधड़क तरीके से कंप्लेंट करे। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर गैर कानूनी तरीके से फोन टैप करने का आरोप लगाया और दावा किया कि समीर वानखेड़े ने उनकी बेटी नीलोफर की कॉल डिटेल भी मांगी थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने इसे देने से इनकार कर दिया। अभी तो जब टैबिंग का मामला निकलेगा तो किसका किसका टैब हुआ है मामला सामने आएगा। समीर दाऊद वानखेड़े इल्लीगल टैबिंग, मुंबई शहर का एक व्यक्ति, थाने शहर का एक व्यक्ति, उनके जरिए इस शहर के, इस राज्य के बड़े बड़े, चाहे वो अभिनेता हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, उद्योजक हो सकते हैं, सबका फोन इंटरसेप्ट कराते हैं। उसकी जानकारी है और इसकी कंप्लेंट आगामी दिनों में हम कमिश्नर को करेंगे। नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये सारे झूठे, सारे फॉल्स क्लेम्स हैं, क्योंकि अगर इसके ऊपर उनके पास कोई भी प्रूफ होगा तो आई एम श्योर वो कोर्ट में पेश करेंगे और इसके ऊपर तभी न्याय हो पाएगा। हम ऐसे ट्विटरबाजी करके कुछ नहीं पा सकते, बिकॉज ट्विटर पे कोई भी कुछ भी उठ के लिख सकता है। मैं भी कुछ भी लिखूं किसके बारे में, लेकिन ये सच नहीं होता। इससे पहले नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर फर्जी सर्टिफिकेट के दम पर नौकरी लेने का आरोप लगाया, जिसके जवाब में समीर वानखेड़े ने अपने पूरे परिवार का जातीय प्रमाण पत्र जारी कर दिया। नहीं, देखिए, ऐसा है, वो अपने दावे पे कायम रहें। सारी चीजें आज ही खुलासा कर देने की जरूरत नहीं है। कम से कम पहली शादी हुई थी, ये तो मामला सामने आ गया। अब वो किस कानून से हुई थी वो दावा कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, वो सारे सबूत हमारे पास हैं जो ये साबित कर देंगे कि वानखेड़े साहब, इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकारा था, बच्चों की परवरिश इस्लामी तरीके से हुई, इस्लामी तरीके से समीर वानखेड़े जी की डॉक्टर शबाना कुरैशी से शादी हुई।
ये मामला महाराष्ट्र से चलकर केंद्र तक जा पहुंचा है। नवाब मलिक मंत्री अब ये कह रहे हैं कि एनसीबी की कार्रवाई से बॉलीवुड की छवि पर असर पड़ रहा है और इस सिलसिले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखेंगे। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, होते हैं हाजिर। आप देखते रहिए आज तक। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। आज तक।